Good afternoon everyone. Now we are going to start with decision tree today. आज की क्लास का हेडिंग डाल दीजिएगा डिसीजन थ्योरी में. We are going to start with decision tree, right? So please write down this heading in your notebooks that we are going to start with decision tree. अब ये भी डिसीजन थ्योरी का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सबसे पहले तो आप इस टर्म का मीनिंग याद रखिएगा. डिसीजन ट्री इज अ डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन. जब भी आप दो टर्म सीखे आपने, स्टेट्स ऑफ नेचर, वो फैक्टर्स जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं. दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं. जब भी आप स्टेट्स ऑफ नेचर और कोर्सेज ऑफ एक्शन को एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है डिसीजन ट्री. इन डिसीजन ट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स व्हिच आर यूज्ड. दो तरह की नोड्स यूज्ड होती हैं डिसीजन ट्री में. एक तो स्क्वायर नोड, इसको बोला जाता है डिसीजन नोड, स्क्वायर नोड को. और दूसरा सर्कल नोड, इसको बोला जाता है चांस नोड. एक तो स्क्वायर नोड यूज होती है जिसको बोला जाता है डिसीजन नोड. वहां से निकलते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन. कोर्सेज ऑफ एक्शन मतलब वो फैक्टर्स जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में होते हैं. और चांस नोड का मतलब है वो फैक्टर्स जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं. चांस नोड से वो फैक्टर्स निकलते हैं जो कि हैं स्टेट्स ऑफ नेचर. तो चांस नोड सर्कुलर नोड को बोला जाता है और वहां से क्या निकलते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर, वो फैक्टर्स जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं. तो आपको ये दो तरह की नोड्स ध्यान रखनी है. एक तो डिसीजन नोड जो स्क्वायर शेप में होती है. तो यहां हम डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में दो तरह की नोड्स यूज होंगी, एक तो डिसीजन नोड और दूसरा चांस नोड. और डिसीजन नोड स्क्वायर शेप में होती है, चांस नोड सर्कुलर शेप में होती है. डिसीजन नोड से निकाले जाएंगे कोर्सेज ऑफ एक्शन, वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में. स्टेट्स ऑफ नेचर से निकलेंगे वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं. राइट, अब करेंगे कैसे इसको. एक क्वेश्चन निकालिएगा, ओपन करिए पेज नंबर 45. सॉरी, पेज नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 15 निकालिएगा. पेज 47, क्वेश्चन नंबर 15. इसको स्टार्ट करेंगे हम अभी. क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज 47. काइंडली ओपन इट अप, पेज 47 and question number 15. Now I am going to read out this question for you. Just pay attention on this question and then we are going to solve it. तो एक तो अभी हम करेंगे, एक आपसे करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है an organization has two options, मशीन A and मशीन B. दो मशीन है आपके पास. आगे लिखा है if machine A is used, अगर मशीन A को यूज करते हैं आप, and if the raw material is of good quality, अगर raw material good quality का निकला, the profit will be rupees 2000. But if the materials are poor, then the profit will be rupees 1600. अगर मटेरियल पुअर क्वांटिटी का निकला तो आपका प्रॉफिट होगा 1600. ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है कि मटेरियल गुड मिलेगा या पुअर मिलेगा. आगे लिखा है if machine B is used, अगर मशीन B को लेते हैं आप, if the raw material is of good quality, the profit will be 2400. But if the material are poor, the profit will be 800. The probability of good quality raw material is 0.8 and the probability of poor quality raw material is 0.20. Construct a decision tree and suggest which machine should be selected. तो आपको अब यहाँ पर एक डिसीजन ट्री बनाना है और बताना है कि कौन सी मशीन का सिलेक्शन करना है. कैसे करेंगे समझिएगा.
बनाना डायग्राम है। अब कैसे बनेगा डायग्राम, हमेशा याद रखिएगा कि डिसीजन ट्री विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्वायर नोड। डिसीजन ट्री हमेशा एक स्क्वायर नोड से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये फैक्टर ध्यान रखना है कि डिसीजन ट्री को आपको हमेशा एक स्क्वायर नोड से स्टार्ट करना है। और इसमें लिखा हुआ है कि दो तरह की मशीन है, टू ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास। कौन से दो ऑल्टरनेटिव हैं? या तो आप मशीन ए को सेलेक्ट करोगे, एक ऑल्टरनेटिव तो ये है, या फिर आप मशीन बी को सेलेक्ट करेंगे। सो यू हैव टू ऑल्टरनेटिव्स, या तो आप मशीन ए को लेंगे या मशीन बी को लेंगे आप। अब अगर मशीन ए को लेते हैं आप, तो उसमें दो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कि या तो आपको गुड क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा या फिर आपको पुअर क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। मशीन ए लेते हैं तब भी या तो गुड क्वालिटी पुअर क्वालिटी, और मशीन बी को लेंगे आप तब भी यही दो चीजें हो सकती हैं, या तो गुड क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा या फिर पुअर क्वालिटी का मिलेगा। तो मशीन को सेलेक्ट करना ये तो आपके हाथ की बात है कि आप किसी शॉप पे गए, आप मशीन ए को खरीद के ले आओगे या बी को खरीद के ले आएंगे। लेकिन जो माल मिलेगा वो अच्छा होगा कि बुरा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब कि आप पेपर देंगे या नहीं देंगे वो तो आपके कंट्रोल में है कि भाई इच्छा होगी तो पेपर दे देना, नहीं होगी तो मत देना। लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वो इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो जो चीज कंट्रोल में है वो तो निकालना है स्क्वायर से। जो फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है कि माल हो सकता है अच्छा मिल जाए, वो सप्लायर के ऊपर है, वो माल सप्लाई करेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का भी मिल सकता है और पुअर क्वालिटी का भी मिल सकता है। तो गुड क्वालिटी का मिलेगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मटेरियल अगर गुड क्वालिटी का है तो प्रॉफिट होगा ₹2000 का, राइट। द प्रॉफिट विल बी ₹2000 अगर गुड क्वालिटी का मटेरियल मिला आपको। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2000 का। लेकिन अगर मटेरियल मिला पुअर क्वालिटी का, पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द मटेरियल्स आर पुअर द प्रॉफिट विल बी ₹1600। तो अगर पुअर क्वालिटी का मटेरियल मिला मशीन ए खरीदने पर तो अपना प्रॉफिट है ₹1600 का, 1600। इसी तरह से अगर आप मशीन बी लेते हैं, इसमें लिखा है, थर्ड लाइन को अंडरलाइन करना, इफ मशीन बी इज यूज्ड एंड इफ द रॉ मटेरियल इज ऑफ गुड क्वालिटी द प्रॉफिट विल बी ₹2400। अगर मटेरियल गुड क्वालिटी का है तो फिर प्रॉफिट आएगा 2400 का मशीन बी लेने पर। और अगर पुअर क्वालिटी का निकला तो पुअर क्वालिटी का निकलने पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है ₹800 का, राइट। तो आपको ये सारी चीजें डायग्राम में ही शो करनी है। कौन सी मशीन खरीदने पर कितने रुपए का प्रॉफिट है, जो जो क्वेश्चन में दिया वो सब डायग्रामेटिकली शो करना। आगे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल इज 0.80। जो गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल है वो है 0.80। पुअर क्वालिटी का जो है वो है 0.20। ये इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल इज 0.80, पुअर क्वालिटी इज 0.20। ऐसे ही यहाँ पे गुड क्वालिटी मटेरियल की प्रोबेबिलिटी है 0.80, पुअर की दे रखी है 0.20। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं उनको हर ऑप्शन के साथ लिख देना। और अब क्या करेंगे आप, जो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी है उसको उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2000 को किया 0.80 से, कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपका काम शुरू होगा। 1600 को 0.20 से किया, 1600 को 0.20 से करना, मल्टीप्लाई करके लिख देना। और फिर जो भी वैल्यूज आएंगी उन दोनों का टोटल कर देना। सेम काम यहाँ पे 2400 को 0.80 से मल्टीप्लाई करना, 2400 को उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से, 800 को उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटी से इनटू करना। तो सबसे पहले करो ये बात, 2000 को 0.80 से और रिप्लाई करिए कितना आ रहा है, 2000 इंटू 0.80। 2000 को 0.80 से किया, अच्छा राघव और महिमा का टोटल है 1920,
प्रिंसी, डिंपल और विक्की बता रहे हैं कि आंसर है 1600 इसका। हाँ, पहले ये बताना है आपको कि 2000 को 0.80 से किया तो कितना आ जाएगा 1600। 1600 को 0.2 से किया तो 320 बता रहे हैं आप, वेरी गुड। और 1600 प्लस 320, 1600 प्लस 320 किया तो ये हो गया 1920। ये तो आ गया है सबसे पहले वाले ट्रायल का। ऐसे इसका बताओ 2400 इंटू 0.80, 2400 को 0.80 से मल्टीप्लाई करिएगा और बताइए कितना आ रहा है 1920। मशीन बी के लिए महिमा का आंसर है। और 800 इंटू 0.20 करो मल्टीप्लाई जल्दी से। 800 को 0.20 से क्या हो जाएगी वैल्यू 160। आर्यन का आंसर है। आर्यन ने अभी रिप्लाई किया है और विक्की ने भी और प्रिंसी ने भी। ठीक है, अब आप लोग ये टोटल करके बताओ कि ये टोटल कितना आ रहा है 1920 प्लस 160। कीजिएगा टोटल एक बार। 1920 प्लस 160 का टोटल हो गया 2080। अब आगे ध्यान दीजिएगा, दोनों वैल्यूज की हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ली। जिसका भी वैल्यू हाईएस्ट होगा बस वो ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है मशीन बी। तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा मशीन बी विल बी selected, मशीन बी विल बी सेलेक्टेड। ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। तो अब इसको नोट कीजिएगा, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। काइंडली टेक डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू डू वन मोर ऑन डिसीजन ट्री। मशीन बी यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। By the time I am refilling my pens, जिनका हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िएगा और 17 क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको। 17 क्वेश्चन को पढ़िए और उसको ट्राई करके बताइए कि आंसर कितना आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 17। Hurry up, go through क्वेश्चन नंबर 17 और उसको ट्राई करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17। I hope you must have gone through क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है मिस्टर एक्स इज ऑन अ पॉइंट टू डिसाइड वेदर टू स्टॉक पैडी और राइस क्रॉप। आई होप यू हैव टेकन डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, राइट? तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है मिस्टर एक्स इज ऑन ए पॉइंट टू डिसाइड वेदर टू स्टॉक पैडी और राइस क्रॉप। तो अब आपके पास दो डिसीजन लेने हैं क्वेश्चन 17 में। या तो पैडी सेलेक्ट करेंगे आप, पैडी क्रॉप इन 17th, और राइस क्रॉप। इन दो में से कोई एक लेंगे आप। और साथ ही साथ देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है जिनके हिसाब से आप वैल्यूज को फिलअप करेंगे और फिर आंसर निकाला जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जस्ट पे अटेंशन, इफ ही स्टॉक्स पैडी एंड इफ इट इज अ सक्सेस ही होप्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अगर ये क्रॉप सक्सेस हो गई
तो डिसीजन मेकर को यहाँ पर 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, राइट। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि अगर पैडी सक्सेस हो गई तो यहाँ पर उसको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आगे लिखा है इफ इट इज अ फेलियर, तो दूसरी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है ये क्रॉप फेल भी हो सकती है मार्केट में। अगर ये फेल हो गई ही विल लूज रुपीज 2,000। तो अगर ये फेल हो गई तो यहाँ पर लॉस है, और ये ध्यान रखिएगा लॉस को हमेशा माइनस साइन से शो करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आने शुरू हो गए हैं लेकिन वो आंसर्स गलत आ रहे हैं, राइट। सम ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर्स। आपने ये तो देख लिया कि प्रॉफिट है उसको तो 10,000 से लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है इफ इट इज अ फेलियर ही विल लूज रुपीज 2,000। तो फेल होने पर लॉस है, और लॉस को किससे शो करना है, माइनस से। महिमा का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, उन्होंने फटाफट रिप्लाई कर भी दिया। 50 to 100 पैडी का और 2500 राइस का। वेरी वेल डन महिमा, यू गॉट इट ऑल करेक्ट। और चलते हैं आगे, बाकी भी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। इफ ही स्टॉक्स राइस, अगर वो राइस को सेलेक्ट करता है तो ही एंड इफ इट इज अ सक्सेस ही होप्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। 20,000 रुपए का प्रॉफिट है अगर वो सक्सेस होता है तो राइस अगर क्रॉप सक्सेस हो गई मार्केट में तो उस पर फायदा दिया हुआ है 20,000 का। आगे बढ़िएगा। एंड इफ इट इज अ फेलियर ही विल लूज रुपीज 5,000। अगर ये फेलियर हो गई तो लॉस कितना है, 5,000। लॉस को किससे शो करेंगे हम, माइनस साइन से। अब यहां ध्यान रखना है, यहां पर एक वैल्यू तो प्रॉफिट की दी है, एक लॉस की दी है। प्रॉफिट तो पॉजिटिव रहता है, लॉस माइनस में शो किया जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दोनों वैल्यू प्रॉफिट की दी, तो दोनों पॉजिटिव लेकर ऐड कर दिए। या एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो प्रॉफिट को पॉजिटिव से लॉस को माइनस से शो करना है। आगे और देखो क्या दिया हुआ है। कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडवाइस मिस्टर एक्स व्हाट टू स्टॉक। अब आपको एडवाइस करना है मिस्टर एक्स क्या स्टॉक करेगा, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। पैडी का सक्सेस का है प्रोबेबिलिटी 0.6 और फेलियर का है 0.4। राइस का सक्सेस का है 0.3, फेलियर का जो दिया है वो है 0.7। तो आपको इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से इनटू करना है। तो 10,000 को किया 0.6 से, ये हो गया 6,000, राइट। माइनस 2,000 को किया 0.4 से, तो ये हो गया माइनस का 800। अब एक वैल्यू प्लस की 6,000, एक हो गई माइनस की। मतलब अगर आप दोनों को सॉल्व भी करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50 to 100। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव हटा दिया तो 50 to 100 आ गई वैल्यू। ऐसे 20,000 को 0.3 से किया, तो 20,000 को 0.3 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया 6,000, और माइनस 5,000 को 0.7 से किया तो माइनस 3,500। अब 6,000 प्लस माइनस 3,500 क्या हो जाएगी वैल्यू, 2,500। तो 50 to 100 हो गई एक वैल्यू, 2,500 हो गई दूसरी वैल्यू। आपको लेना है दोनों में से हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है, पैडी। तो बस कंक्लूजन हो जाएगा आपका पैडी शुड बी सेलेक्टेड, या मिस्टर एक्स शुड स्टॉक पैडी, जो कि हम देख रहे हैं सामने रिप्लाई आया है अभी विक्की का भी, उन्होंने भी कंक्लूजन लिख दिया है कि वी शुड सेलेक्ट पैडी, मिस्टर एक्स शुड सेलेक्ट पैडी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब ये पढ़ लीजिएगा, नोट कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग में गलत हो गया था लेकिन फिर बाद में उन्होंने कवर अप कर लिया, राइट। आर्यन हैड कैलकुलेटेड इट, राघव उनका भी आंसर आ गया था, प्रिंसी का भी सेम आंसर आया है 50 to 100 and 2,500। सो सम ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर करेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स का मिस्टेक हो गया था, उनको अपनी मिस्टेक्स को कवर अप करना है, उन्होंने शायद दोनों वैल्यू ऐड ऑन कर दी थी,
तो आपको ये एग्जाम में बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपके पास दोनों प्रॉफिट होते तो दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो प्रॉफिट तो पॉजिटिव से शो होता है, लॉस माइनस से होता है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 5200 हो गया, और यहाँ पर कुछ बच्चों का 9500 आ रहा था, तो वो गलत है। 6000 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो केवल 2500 रुपये आ जाएगा। राइट, अब इसको नोट कीजिएगा, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे अभी आफ्टर दिस क्वेश्चन। जस्ट गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास से एक बात तो ये पता लग रही है कि आपको केवल डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम बनाते जाना है, और डायग्राम में से जिसका भी और इस ऑल्टरनेटिव का भी वैल्यू हाईएस्ट होगा बस वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। राइट, सो इसको नोट कीजिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है पेज 44 के ऊपर। पेज 44 क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िएगा एक बार। Just go through question number 3 on page 44. इसको एक बार पढ़िएगा, because once you are going through it, then many of your doubts will get clear. And I hope you have taken down this question number 40. क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल रहे हैं। अब पहले तो आपको बताते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। A company is currently working with a process which after paying for materials, labor, etc. brings a profit of rupees 12,000. The following alternatives are made available to the company. तो इस लाइन के बाद 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, इट कैन कंडक्ट रिसर्च R1। तो अब यहां पर आपको एक बात पता लग गई कि ऑल्टरनेटिव तो 4 है। राइट, तो एक ये जो नोड है डिसीजन नोड, वहां से अब 4 ऑप्शंस ओरिजिनेट होंगी, 4 ऑल्टरनेटिव्स ओरिजिनेट होंगे। 4 ऑल्टरनेटिव कौन से हैं? एक तो अभी अभी पढ़ा है, फर्स्ट वाला वो है इट कैन कंडक्ट रिसर्च R1। सबसे पहला इट कैन कंडक्ट रिसर्च R1। सेकंड है इट कैन कंडक्ट रिसर्च R2। दूसरा है वो R2 नाम की रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। और देखो तीसरा, इट कैन पे ₹6000 एज रॉयल्टी फॉर अ न्यू प्रोसेस। तो तीसरा जो ऑल्टरनेटिव है वो है न्यू प्रोसेस। और एक लास्ट ऑप्शन और है, इट कैन कंटिन्यू द करंट प्रोसेस। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है करंट प्रोसेस। 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं अपने पास। राइट, अब आपको चारों को एग्जामिन करना है, और चारों में से जिसका भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा बस उसी को सेलेक्ट कर लेना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम आपको रिसर्च R1 का बता रहे हैं, सेम उसी तरह से आप R2 का खुद कैलकुलेट कीजिएगा। पहले R1 की लाइन समझो, इट कैन कंडक्ट रिसर्च R1 which is expected to cost rupees 10,000। कॉस्ट कितना है इसका? रिसर्च R1 का कॉस्ट है रुपीज 10,000। हैविंग 90% चांस ऑफ सक्सेस। एक चीज बताइए, अगर रिसर्च R1 का सक्सेस की वैल्यू दी है इन्होंने 90%, 90% का मतलब क्या हो जाएगा? 0.90। अगर 90% सक्सेस है तो फेलियर का क्या होगा? रिप्लाई करो। फेलियर की महिमा ने फटाफट बताया भी है, प्रिंसी ने भी, वेरी गुड। फेलियर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.1। अगर किसी पर्टिकुलर
स्टूडेंट के पास होने के चांस 90% है, 90%, तो फेल होने के क्या होंगे 10%। तो इसी तरह से 90% अगर सक्सेस का हुआ तो फेलियर का क्या होगा 10%। 90% को लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी में 0.90, 90 अपॉन 100 कर देना। परसेंट का मतलब होता है पर 100, सेंट मतलब 100, पर 100 मतलब 90%, 90 अपॉन 100 क्या 0.90, 10% का मतलब हो गया 0.10, राइट। तो आई होप दिस 0.90 एंड 0.10 इज क्लियर। छोटा छोटा सा लिखा है बट आई होप इट विल बी क्लियर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल रहे सभी को। सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.90 और फेलियर का जो है वो हो गया 0.10 फेलियर का, राइट। अब इसमें लिखा है कि R1 नहीं, I repeat the whole statement. It can conduct research R1 which is expected to cost rupees 10,000 having 90% chance of success. If it proves a success, the company gets a gross income of rupees 25,000. कंपनी का ग्रॉस इनकम होगा 25,000 का। ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम कितना हो रहा है रुपीज 25,000। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि फिर प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? फटाफट रिप्लाई करिए। आई एम वॉचिंग योर ऑप्शंस इन माय लैपटॉप। तो प्रॉफिट 15,000 विक्की और महिमा ने रिप्लाई किया है। सिंपल सी चीज है, आपकी कमाई हुई है 25,000, उसमें से कॉस्ट था 10,000 रुपए का, तो 25 में से 10,000 गए, प्रॉफिट कितने रुपए का आ जाएगा 15,000। तो अगर ये सक्सेस हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी तो हो गई 15,000 की। 15,000 को सामने वाली प्रोबेबिलिटी 0.90 से मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 13,500। अब क्या कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो 15,000 की है, तो लॉस कितने रुपए का होगा? फटाफट रिप्लाई करिएगा। प्रॉफिट तो अपना निकल के आ गया 15,000 का, लॉस कितना होगा? प्रॉफिट तो चलो सबने बता दिया, लॉस केवल प्रिंसी ने बताया है और अब विक्की ने और फिर महिमा ने भी। वेरी गुड। लॉस कितना बताया सबने? 10,000 रुपीज का। बाकी सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें पता लग रहा है 10,000 का लॉस क्यों हो गया। यहां पर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो 10,000 रुपए थी। सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में आपने 10,000 रुपए लगाए हैं। अब पता लगा वो 10,000 रुपए पूरे डूब गए, बेकार हो गए, मतलब आपका बिजनेस चला ही नहीं, पिट गया बिजनेस। तो क्या हुआ? 10,000 रुपए पूरे खत्म। जो आपकी कॉस्टिंग थी उस प्रोजेक्ट की, मान लो कोई आपने सेकंड हैंड फोटोकॉपी मशीन लेकर डाली 10,000 रुपए में, एक भी दिन नहीं चली, वो बेकार हो गई, खराब हो गई, तो क्या होगा? पूरे 10,000 रुपए डूब गए अपने। तो लॉस कितने का होगा? 10,000 का। और लॉस को किससे शो किया जाता है? माइनस से। तो माइनस 10,000 को उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? ये माइनस 1,000। तो ये याद रखिएगा कि अगर उस क्वेश्चन में जो कॉस्ट दे रखी है, अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो वो पूरा की पूरा लॉस बन जाएगा जब तक कि कोई रीसेल वैल्यू ना हो। ऐसा लिखा होता है ना कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10,000, 10,000 की कोई फोटोकॉपी मशीन खरीदी आपने और रीसेल वैल्यू थी 2,000 रुपए, तो कोई बता सकता है लॉस कितने का होगा? रिप्लाई करो जल्दी से, पता लगे कितने बच्चे ध्यान देते हैं जो चीज बता रहे हैं। कि अगर आपने 10,000 रुपए की फोटोकॉपी मशीन खरीदी सेकेंड हैंड और आपका वो फेल हो गई, बिजनेस पिट गया पूरा, लेकिन आपने मशीन को डिस्पोज कर दिया 2,000 रुपए पर, तो लॉस कितने का होगा? लॉस जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका लॉस महिमा, वेरी गुड, 8,000। ठीक है, अब लगभग सभी ने रिप्लाई कर दिया महिमा के बाद, राघव ने भी, प्रिंसी ने भी, आर्यन ने भी, विक्की ने भी, डिंपल ने भी, और कुछ स्टूडेंट्स ठीक है वो अभी एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। ओके, कैरी ऑन विद दैट। लेकिन हाँ, समझ में जरूर आनी चाहिए सारी चीजें कि प्रॉफिट और लॉस कहां से आ रहा है। तो ये जो 10,000 रुपए का पूरा प्रोजेक्ट था ये पूरा डूब गया, तो लॉस कितने का हो गया? 10,000। और लॉस को हमेशा माइनस से शो करिएगा, तो माइनस 10,000 इंटू 0.1 माइनस 1,000। अब आप इन दोनों वैल्यूज का टोटल कर देना। टोटल किया 13,500 प्लस
-1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,500, 12,500। इसी तरह से अब आप R2 का खुद करके बताओ, R2 का खुद करके बताइए, फिर चेक करते हैं आंसर आपका। ये तो R1 का है, अब आप R2 का कीजिएगा कैलकुलेट। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट। अरे अब ये तो था R1, R2 का भी रिप्लाई कर रहे हैं आप, राघव और महिमा। 7,000 इज परफेक्ट R2 का। तो अब R2 का कैसे आएगा, देखो जिन स्टूडेंट्स का भी गलत आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाई गलत भी आए हैं, तो जिन जिन का गलत आया है वो चेक करो। इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट में, इट कैन कंडक्ट रिसर्च R2 which is expected to cost rupees 8,000 having a probability of 60% success, the gross income will be 25,000। तो रिसर्च R2 है, पढ़िएगा क्वेश्चन में ध्यान से, अगर वो सक्सेस होती है जिसका प्रोबेबिलिटी इन्होंने 60% दिया है, 60% का मतलब 0.60, तो 60% का हो गया 0.60, और फेलियर का क्या हो गया, फेलियर का हो गया 0.40। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर सक्सेस हो गई तो आपकी इनकम है 25,000, क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में दे रखा है, तो 25,000 जो आपका सक्सेस है, प्रॉफिट कितने का होगा, 25,000 आपकी ग्रॉस इनकम है, राइट। और इसके अंदर जो कॉस्टिंग दे रखी है, कॉस्ट कितनी दी हुई है प्रोजेक्ट की, रिसर्च की 8,000 है, तो प्रॉफिट जो आ गया, प्रॉफिट वो आ गया 17,000 का। तो अब आपको क्या करना है, 17,000 लेना, 17,000 को 0.60 से मल्टीप्लाई करना, 17 × 0.6 शायद 10,200 आ जाएगा। और अगर फेल हो गई तो आपको पता है कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसकी जो कॉस्ट है वो पूरा डूब गई, तो लॉस कितने का हो गया, -8,000। और अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो फेलियर का क्या होगा 0.4। सक्सेस का इन्होंने क्लियर कट दे रखा है 60%, तो फेलियर का क्या हो जाएगा 40%, तो -8,000 × 0.40 क्या वैल्यू हो जाएगी, -3,200। अब इन दोनों का टोटल किया हमने, तो ये टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 में से आपने 10,200 -3,200, तो ये आ जाएगा आपका 7,000। सेकंड जो अल्टरनेटिव है रिसर्च R2, उसका आंसर आ जाएगा आपका 7,000। तो ये काफी स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल भी दिए हैं। प्रिंसी 17,000 बता रहे हैं। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट 17,000 रुपए का था, ठीक है। आर्यन का कुछ गड़बड़ हो गया, आर्यन 7,200 कैसे आ रहा है आपका, 10,200 -3,200 7,000। हाँ, अब आपने स्टार लगा के करेक्ट कर दिया, वेरी गुड। तो ये तो हुआ R1 R2 का। ऐसे ही न्यू प्रोसेस, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि न्यू प्रोसेस के अंदर कितना प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, रिप्लाई करिएगा। न्यू प्रोसेस में राघव का आंसर आ रहा है 14,000, वेरी गुड। पहले तो हम आपको न्यू प्रोसेस की स्टेटमेंट पढ़ के बताते हैं क्या दिया हुआ है। न्यू प्रोसेस के लिए लिखा है, इट कैन पे ₹6,000 एज रॉयल्टी फॉर अ न्यू प्रोसेस। तो 6,000 रुपए पे करने हैं, पे करना मतलब आउटफ्लो है, आपके जेब से बाहर जा रहा है। which will bring a gross income of ₹20,000। तो न्यू प्रोसेस के अंदर आपके पास 20,000 रुपए की ग्रॉस इनकम आ रही है, लेकिन आपको रॉयल्टी देनी है 6,000 की, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई 14,000। इस जो थर्ड पार्ट है
इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी। हाँ, और भी काफी बच्चों ने अब निकाल दिया है आंसर। तो इसमें थर्ड पार्ट में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई सक्सेस नहीं, कोई फेलियर नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है तो मत लेना। प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी तो आपको क्या करना है, सीधे ही आपको इनकम दे रखी है 20,000, उसमें से 6,000 रॉयल्टी का खर्चा आपने माइनस कर दिया, तो आपकी जो ग्रॉस इनकम आ गई वो आ गई 14,000। और फोर्थ ऑल्टरनेटिव पढ़ के बताते हैं। फोर्थ ऑल्टरनेटिव था इट कैन कंटिन्यू द करंट प्रोसेस। करंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो करंट प्रोसेस को कंटिन्यू किया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है आपको। करंट प्रोसेस क्या होगी वैल्यू? करंट प्रोसेस का डिंपल और महिमा ने आंसर दिया है और रिप्लाईज देख रहे हैं, और राघव ने अब 12,000। वेरी गुड। तो इसमें 12,000 कहां से आया, क्योंकि फोर्थ पॉइंट में तो कहीं लिखा नहीं है। तो इसके लिए क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं, ध्यान देना। अ कंपनी इज करंटली, करंटली वर्ड को अंडरलाइन करना, करंटली वर्किंग विद अ प्रोसेस, मतलब इस पूरे फ्रेज को, which after paying for materials, labor etc. brings a profit of ₹12,000। तो करंट प्रॉफिट जो प्रोसेस है उसका प्रॉफिट तो एग्जामिनर ने शुरू में दे दिया। तो कई बार इतनी चालाकी कर देते हैं एग्जामिनर, बच के रहना है आपको। करंट प्रोसेस तो करंट प्रोसेस तो सबसे नीचे दिया हुआ है, और करंट प्रोसेस का प्रॉफिट उन्होंने सबसे ऊपर दे दिया। एक लाइन लिखी थी इट कैन कंटिन्यू द करंट प्रोसेस, और उसके लिए सीधे ही बता दिया कि करंट प्रोसेस का जो प्रॉफिट है वो 12,000 है। अब हमने चारों अल्टरनेटिव्स को देखा और उसमें देखा कि जो न्यू प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस, इसका प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आपका कंक्लूजन हो जाएगा न्यू प्रोसेस विल बी सेलेक्टेड। न्यू प्रोसेस विल बी selected. So this will be the final answer of question number 3, right? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था as compared to the previous ones, लेकिन इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर आपको बताते हैं और कौन से क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं डिसीजन ट्री में। डिसीजन ट्री इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन थ्योरी, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, और पढ़ के तो ये भी जाना है। इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट्स भी आए हुए हैं, तो शॉर्ट नोट्स को आप लोग कवर अप कर सकते हैं। पेज नंबर 43 में डिसीजन ट्री के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, आप लोग अपने पेजेस पलट के देख सकते हैं। यूजेस ऑफ डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री होता क्या है, वो जो आपको बताई थी, 2 तरह की नोट्स होती हैं इसमें। इसमें जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में दिया हुआ है डिसीजन नोड एंड चांस नोड डेजिग्नेटेड एज स्क्वायर्स, चांस नोड डेजिग्नेटेड एज सर्कल्स। अगले पेज पर लिमिटेशंस ऑफ डिसीजन ट्री भी दिया हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 15 नंबर का तो बड़ा प्रैक्टिकल दे दें ईएमवी के ऊपर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, और 5 नंबर का शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं लोग, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 16, एक तो ये होमवर्क में करना है। 16 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 4 डिसीजन निकालने हैं, D1, D2, D3 और D4, राइट? तो एग्जीक्यूटिव के पास 4 डिसीजन है, और हर एक डिसीजन में 4-4 ऑल्टरनेटिव दे दिए हैं, R1, R2, R3, R4। तो हर ब्रांच में से आगे 4 और निकलेंगी। 4 कौन कौन सी? R1, R2, R3, R4। ऐसे इसमें भी R1, R2, R3, R4। ये हिंट दे रहे हैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, राइट? ऐसे D3 में भी 4 और D4 में भी 4। फिर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से इनटू करना और ट्राई करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 को, देन क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जरूर ट्राई करना है सबको। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकले तो वीडियोस में दे रखा है, ये हमारे जो नॉर्मल कोर्सेज हैं। मालपानी पब्लिकेशन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 3 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स, दूसरा क्यूटी और तीसरा बिजनेस मैथमेटिक्स, SMQT-BM, और इनके ऊपर फिर क्वेश्चन में काम करना है आपको। तो 16, क्वेश्चन नंबर 18 और
क्वेश्चन नंबर 5 भी डिसीजन ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन में, कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री एंड एडवाइज मालपानी पब्लिशर्स अबाउट विच प्रोजेक्ट टू अंडरटेक। तो आपको डिसीजन ट्री के बारे में बोला जाएगा, तभी बनाना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, 5 निकालो जल्दी से पेज 45 पर। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर यूजिंग एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिसीजन। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी डिसीजन ट्री का है। तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। डिसीजन थ्योरी नाम का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, जहां पर आपने सीखा है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जिसमें था ईएमवी, ईओएल, ईबीपीआई, फिर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जहां पर था मैक्सिमिन, मिनिमैक्स, मैक्सिमैक्स, बेस लाप्लास, हर्विग्स कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया, और उसके बाद आता है डिसीजन ट्री। ये भी पूरे 20 मार्क्स का एक यूनिट है, 20 मार्क्स का चैप्टर है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कीजिएगा। पहले तो जो आपको होमवर्क दिए हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करना, उसके अलावा फिर बचे हुए भी सारे क्वेश्चन जब भी टाइम मिले आपको एग्जाम से पहले जरूर ट्राई कर लीजिएगा। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा और आपका जो होमवर्क है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा।